हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। अगर आप भी जे क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और इस बार अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे। 2023 के जो सवाल आप लोगों से फिजिक्स के ऊपर पूछा था उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यही वो पेपर है जहाँ से आप लोग के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखिए कि आप कितने सवालों को अपने से बना पाते हैं। तो चलिए पहले सवाल को देखिएगा कि पहला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। आप लोग को हम फंडामेंटल फोर्स के बारे में समझाए हैं। फंडामेंटल फोर्स का मतलब होता है मूलभूत बल, वैसे बल जो इस दुनिया को बनाने के लिए जरूरत होती है। किसी भी एक यूनिवर्स के अस्तित्व में रहने के लिए जिन बलों का जरूरत है उसको हम फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं। और वो फंडामेंटल फोर्स कौन कौन होता है, तो बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सब आप लोग को हम पढ़ाते हुए ही बता चुके हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चार फोर्स को हम फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं। जो टेंशन फोर्स होता है, देखिए टेंशन फोर्स रस्सी वगैरह में लगता है, आपको बहुत बार पढ़ाए हैं ये सब। तो ये टेंशन फोर्स यहाँ पे फंडामेंटल फोर्स नहीं है। यानी यहाँ पे तो ऑप्शन आप लोग का कौन सही हो जाएगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही होगा। टेंशन फोर्स इज नॉट एन फंडामेंटल फोर्स। बाकी आपको ये याद रखना है कि जो चार फंडामेंटल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है, सबसे मजबूत फोर्स कौन है, तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप लोग का शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज का मतलब ये बहुत लंबे डिस्टेंस में नहीं लगता है, शॉर्ट डिस्टेंस में लगता है। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर में जो एक एटम होता है उसके अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर में आप लोगों का कैसा फोर्स लगता है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियर फोर्स लगता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि फंडामेंटल फोर्स के अंदर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, देखिए ये आप लोग का सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कौन होता है बोलिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों का लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब बहुत लंबे डिस्टेंस में भी ये फोर्स लग सकता है, जैसे सूरज और बाकी सब प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटी लगता है लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है। तो ये भी याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। चलिए, तो ये इजी सवाल था। फंडामेंटल फोर्स वैसे फोर्स जो इस यूनिवर्स को बनाए रखने के लिए, यूनिवर्स को टिकाए रखने के लिए आपका जरूरत है। इन फोर्सेज के बिना, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्सेज के बिना आप इस दुनिया में रहने का तो छोड़िए, आप इस यूनिवर्स के अस्तित्व के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है, देख करके ही जान जाओगे। इतना फेमस इक्वेशन है ये वाला, ई बराबर एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, जहाँ पे ई का मतलब एनर्जी है, एम का मतलब मास और सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर में बोलोगे तो आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आएगा बोलिए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इक्वेशन सही होगा। बहुत इजी सवाल था, इस पे कुछ बताने लायक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को क्या करूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ और क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है वो भी बताते हुए चलूंगा। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग का 23 का सवाल 26 में एक आध रिपीट होना ही है। तो यहाँ से कुछ सवाल रिपीट होगा, तो आप लोग को टॉपिक्स वगैरह क्लियर करना है यहाँ पे। चलिए, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो आप पढ़े होंगे लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस का। और लाइट ईयर कैसे डिस्टेंस का यूनिट होता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे दूरी को, लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे डिस्टेंस को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो आपका लाइट ईयर होता है, मीटर नहीं होता है। जैसे ये जो हमारा सूरज है, सन, ये सन एक प्रकार का स्टार है। और इसके जो और इसके बाद ये एक स्टार हुआ। अब इस यूनिवर्स में बहुत ऐसे स्टार हैं, तो अगर हम एक सन और दूसरे स्टार के बीच का डिस्टेंस मापेंगे तो आप उसको मीटर में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, उसको मेरे को लाइट ईयर में यूज करना पड़ेगा। और एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है देखिएगा, ये भी पूछेगा आपको। तो एक लाइट ईयर में होता है आप लोगों का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर, देखिए ये होता है लाइट ईयर का वैल्यू। एक लाइट ईयर में आप देख रहे हो, अगर आप इसको नहीं भी लेते हैं 9 को अगर आप नहीं भी लोगे तो 10⁻15 यानी एक के बाद आपका 15 जीरो आएगा, फिर मीटर। बहुत लंबा डिस्टेंस है। और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसका उसका मापने का सबसे बड़ा यूनिट,
सबसे बड़ा यूनिट लाइट ईयर नहीं है, इससे भी एक बड़ा यूनिट होता है, हम उसको बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं, बोलिए, पारसेक। तो ये भी पूछा है आपसे कि पारसेक किसका यूनिट है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस का। और ये भी पूछा है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन है लंबा डिस्टेंस को मापने का, तो आप बोलोगे पारसेक। और एक पारसेक का मतलब देखिए आप, एक पारसेक का मतलब होता है 3.26 लाइट ईयर। देखिए एक लाइट ईयर में इतना मीटर, और इसको इंटू करोगे आप 3.26, मतलब इसका लगभग आप लोगों का क्या है, तो आप बोलोगे 3 गुना होता है कौन, तो आप बोलोगे पारसेक। तो पारसेक एक बहुत ही बड़ा यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने का। ये सब डेटा आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां से आप लोग को डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम 1U बोलते हैं, वो किसके बराबर होगा। इसको जो एटॉमिक मास यूनिट है, हम इसको शॉर्ट में AMU भी लिखते हैं। तो AMU किसके बराबर होता है, देखिए आपको ये पढ़ा भी चुके हैं और आप जानते भी होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा बोलिए, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। kg में बोलोगे तो -27, और अगर ग्राम में लिखना है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये है आपका 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास का वैल्यू। यही मास किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे, अगर आपसे पूछेगा ना कि एक न्यूट्रॉन का कितना मास होगा, तो एक न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही होता है, प्रोटॉन का मास भी इतना ही होता है, इसी मास को हम AMU कहते हैं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन। आपको बताना है कि इनमें से किसका ना तो यूनिट यानी मात्रक होगा और ना ही डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख करके आपको पता चल रहा होगा कि वो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, रिलेटिव डेंसिटी। पहले इन सब के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आपको रिलेटिव डेंसिटी का बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। आप यहाँ पे देखिए एंगल के बारे में आप जानते ही हैं कि एंगल का एक यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, रेडियन। एनर्जी के बारे में भी आप जानते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे जूल। और रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका भी यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है कि रिलेटिव वाला में हमको ये देखना है कि वस्तु अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हमको प्लस करना है वेलोसिटी निकालने के लिए, और सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस करना है। ये सब आपको पढ़ाए हम रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर में। लेकिन जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी, इसमें प्लस माइनस करना नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई बोलेगा कि बताइए रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो आप बोलोगे 10 + 5, अपोजिट है तो प्लस करना पड़ेगा, तो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन प्लस करें चाहे माइनस करें, मीटर पर सेकेंड रहेगा, मतलब इसका यूनिट है और डायमेंशन भी होता है। लेकिन जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसको ध्यान से देखिएगा कि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है आपका, इस रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी, वो होता है आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब जिस वस्तु का आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसका डेंसिटी ऊपर रखना है और नीचे में डिवाइड करना है डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब बताइए डिवाइड करना है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट तो वो होता है आपका केजी पर मीटर क्यूब। तो ऊपर में भी डेंसिटी है तो केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे में भी डेंसिटी है वाटर का तो इसका भी होगा केजी पर मीटर क्यूब। काटेंगे तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा और इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, जिसका आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसका डेंसिटी ऊपर में, और नीचे में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे यूनिट रहता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि किसका यूनिट नहीं है, किसका डायमेंशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, रिलेटिव डेंसिटी। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्या है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। अगर आप लोगों का वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई ग्राफ लिया गया है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ हम ले रहे हैं वेलोसिटी और टाइम, एक्स एक्सिस में हम टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस में वेलोसिटी, और ग्राफ कुछ मान लीजिए ऐसे गया है स्ट्रेट लाइन में, ये मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ग्राफ, इस ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये किसको दर्शाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस में हम क्या लिए हैं, तो आप बोलोगे टाइम पीरियड, वाई एक्सिस में क्या लिए हैं, तो आप बोलोगे वेलोसिटी। आप थोड़ा ये जो ग्राफ मिला है इसको मिला दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि इसको मिलाने पे मेरे को मिल रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल यानी आयत मिल रहा है। और आयत का एरिया क्या होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बताइए एरिया क्या आएगा, तो आप बोलोगे एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो वेलोसिटी इनटू टाइम। अब बताइए वेलोसिटी इनटू टाइम से क्या मिलता है, तो आप पढ़े हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो आप लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप लोगों का अगर वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ लिया गया है तो उसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो वाला एरिया किसका वैल्यू देगा, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट का देगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होगा। कभी कभी आप लोगों से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का पूछता है कि अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट यानी एस और फोर्स के बीच में खींचा जाए तो इसका जो एरिया आएगा ये एरिया क्या देता है, तो वहां पे आपको बताए थे 2024 में पूछा था वो क्या आता है बोलिए, तो बोलोगे आप वर्क आता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में खींचेंगे ग्राफ तो उसका एरिया वर्क बताएगा, और वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर आपका ग्राफ खींचेंगे तो उसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। The motion of a particle, the motion of a particle is described by the equation x equals to at plus bt square, where a का वैल्यू दिया हुआ है a equals to 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड and b equals to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Its instantaneous velocity at 3 सेकेंड will be, आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे जो x है ये x क्या है, तो आप बोलोगे x मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। dx बाई dt, यहाँ पे d बाई dt को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो आप बोले नीचे टाइम है तो टाइम के रेस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन, x का। तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको, तो आप बोलोगे d बाई dt। x तो दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है देखिए, at प्लस बी टी स्क्वायर, तो at प्लस बी टी का स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको हम बनाए हैं, बनवा कराए हैं, आपको ऑफलाइन में दिए हुए थे, बहुत बार दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ इसका, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए यहाँ से a कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो a अगर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे d बाई dt जाके t में गुना होगा, तो आप बोलोगे dt यहाँ पर भी बचेगा, नीचे भी dt, प्लस यहाँ से बाहर कौन जाएगा, तो आप बोलोगे b बाहर जाएगा और d बाई dt और ऊपर में हो जाएगा t स्क्वायर। कांस्टेंट चीज बाहर निकलेगा। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखिए तो कर जाएगा 1 होगा। यहाँ पे बचेगा आप लोग का जो आपका dx बाई dt आएगा वो आएगा a प्लस यहाँ से b, और ये वाला फॉर्मूला बोलिए टी स्क्वायर है तो पावर n है, तो आपको पता होना चाहिए n अगर होगा तो कैसे करते हैं, n वाले पावर का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, आप जानते ही होंगे कि x का पावर n जो होता है इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो ये होता है n x n माइनस 1। क्या होता है बोलिए, n x n माइनस 1। यहाँ पे n कितना है बोलिए, यहाँ पे n है 2, तो ये हो जाएगा 2 t का t और 2 माइनस 1, ये होता है डिफरेंस, पावर का डिफरेंस ऐसे होता है। तो यहाँ से 2t बचेगा, मतलब क्या बचेगा बोलिए, a प्लस यहाँ पे बचेगा a प्लस 2bt। अब आप लोग को t का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है और b का भी वैल्यू दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ है 15, तो a की जगह पे आप रख दीजिए 15, b 2 का 2 b कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे b दिया हुआ 3, क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए b 3, और t कितना दिया है, तो आप देखो t यहाँ पे दिया है 3, तो ये भी हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 15 प्लस 2 3 में 6 और 6 3 में 18, 18 और 15 में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 33। तो ऑप्शन नंबर ए 33 आएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और उसके बाद आप लोग ए का बी का और टी का वैल्यू बिठा दोगे तो आपका आंसर 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। कभी भी इक्वेशन दे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने बोले तो इस इक्वेशन को बस आप एक बार डिफरेंशिएशन करिए और जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रख दीजिए। और अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना पूछ करके आपको पूछता इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस समीकरण को आपको एक बार डिफरेंशिएशन नहीं 2 बार करना पड़ता, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे डी एक्स बाई डी टी। तो 2 बार करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक बार करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलतियां करती है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा उन्हें पता ही नहीं चलता है, तो इजीली आप यहाँ पे कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा कभी गलती करके मत आइएगा कि ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, पहले वस्तु आपके कैसे में है, रेस्ट अवस्था में है, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, फिर वो ए एक्सेलरेशन से मूव करना चालू करता है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, और n सेकेंड के बाद उसका जो वेलोसिटी होता है वो v हो जाता है, क्योंकि पहले रेस्ट में था तो पहले वेलोसिटी 0 था, u बराबर 0। कुछ समय के बाद जब वो ए एक्सेलरेशन से चलना चालू करता है तो उसका वेलोसिटी n सेकेंड के बाद v हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड में उसका पास कितना वेलोसिटी होगा। तो मेरे को ये बताइए आप कि अगर
वो n सेकेंड चल रहा है, n सेकेंड को मान लीजिए वो 10 सेकेंड चल रहा है, तो 10 सेकेंड चल दिया है, उसका वेलोसिटी कितना है, v है। हमसे पूछा है कि लास्ट 2 सेकेंड में, लास्ट 2 सेकेंड का मतलब मान लीजिए कि वो वस्तु अगर 8 सेकेंड चल दिया तो कितना बचा, अब लास्ट का 2 सेकेंड ही बचा हुआ है। तो ये जो 8 सेकेंड चलने के बाद वो लास्ट का जो 2 सेकेंड चलेगा, इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो अगर मान लीजिए हम 8 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है ये निकाल लें, क्योंकि हमको तो पता चल रहा है 8 सेकेंड, आप समझ रहे होंगे 8 सेकेंड मतलब हम कौन सेकेंड बोल रहे हैं, लास्ट 2 सेकेंड। तो अगर हम ये पता कर लें कि 8 सेकेंड में कितना स्पीड है और n 10 सेकेंड में कितना है, 10 सेकेंड का मतलब n सेकेंड, 10 सेकेंड n सेकेंड, और बोल ही दिया है कि n सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना है, v है। और 8 सेकेंड यानी n-2 सेकेंड, तो n-2 सेकेंड में अगर हम वेलोसिटी पता कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे को दिया हुआ है, और n-2 का अगर पता कर लेंगे और इसके बीच का मेरे को पूछा है कि लास्ट के 2 सेकेंड में कितना स्पीड होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक वेलोसिटी ये वाला हम इसको मान लेंगे v1, एक वेलोसिटी ये वाला हम इसको मान लेंगे v2। अब दोनों के बीच का जो एवरेज होगा वही लास्ट 2 सेकेंड का उसका वेलोसिटी होगा। तो इजी सवाल है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे वो देखिए पहले। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमको पता है u जीरो है, तो यहाँ पे देखिए बोल दिया v का v, u तो आपका जीरो हो जाएगा, a का a, और t कितना सेकेंड, v जो हम ले रहे हैं वो बोल दिया कि v वेलोसिटी कितना सेकेंड, n सेकेंड, यानी t का हो जाएगा आपका n हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा n। तो आपको मिल रहा है v बराबर a n, और यहाँ से बोलिए एक्सेलरेशन बराबर क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे वेलोसिटी बाई एन मिलेगा, वेलोसिटी बाई एन। तो ए बराबर v बाई एन, दोनों फॉर्मूला याद रखिए, v बराबर ए एन या फिर a बराबर v बाई एन। तो ये मेरे को मिल गया n सेकेंड पे, n सेकेंड पे मतलब मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ से चालू किया यहाँ तक गया है n सेकेंड में, कितना सेकेंड में, n सेकेंड में यहाँ तक गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, तो बोल दिया क्वेश्चन में v है। अब हमको पता है कि लास्ट 2 सेकेंड में निकालना है, तो हम यहाँ काम करते हैं, लास्ट 2 सेकेंड का मतलब कि यहाँ से 2 सेकेंड माइनस करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये वाला है मेरा मान लीजिए n-2 सेकेंड, n-2 सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे इसको, तो हम निकालेंगे अब वेलोसिटी इन n-2 सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला तो होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी इन n-2 सेकेंड, कितना होगा, u तो जीरो होगा, a का a, और t हो जाएगा आपका n-2, t कितना होगा n-2, इसी को हम लिख पाएंगे an-2a। क्या लिख पाएंगे बोलिए, an-2a। इसको हम और लिख पाएंगे, देखिए an, ये दिख रहा है n, इस an का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे an का मतलब v है। an का मतलब कितना है बोलिए, तो आप बोलोगे an का मतलब v है, या फिर रहने दीजिए आप, वेलोसिटी इन n-2 सेकेंड में कितना है, an-2a, और जो वेलोसिटी है n सेकेंड में वो कितना है, तो आप बोलोगे v बाई n है। अब हमको क्या पता चल गया, देखिए ये लाइन हम खींच रहे हैं, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो मान लीजिए n सेकेंड लग रहा है, कितना सेकेंड, n, और यहाँ पे वेलोसिटी हो रहा है v। अब हम n-2 पे आ गए हैं, तो मान लीजिए कि n 10 सेकेंड का है, तो n-2 का मतलब 8 सेकेंड, तो ये मेरा है n-2, ये वाला मान लीजिए मेरा है n-2। अब यहाँ पे वेलोसिटी मेरे को मिल गया कितना है, तो an-2a। अब इसके बीच का निकालना है लास्ट 2 सेकंड में, तो एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, एवरेज कैसे होता है बोलिए, तो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो आप बोलोगे v1 प्लस v2 बाई 2। v1 कितना है, तो आप बोलोगे an है सर, v बराबर an, प्लस v2 कितना है, तो आप बोलोगे an-2a, और नीचे में आपका 2। अब बताइए an प्लस an में आपको मिल जाएगा 2an, कितना मिलेगा बोलिए, तो आप बोलोगे मेरे को मिलेगा सर 2an-2a बाई नीचे में आएगा 2। अब देखिए यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a कॉमन चला जाएगा, तो आपको कॉमन आ जाएगा 2a, और यहाँ बचेगा n-1, नीचे आएगा आपका 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। और a का फॉर्मूला क्या बोले थे बोलिए, अगर v बराबर an तो a बराबर v बाई n, तो a बराबर हो जाएगा v बाई n, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका a की जगह पे कितना आएगा बोलिए, तो आप बोलोगे a की जगह पे आएगा v बाई n, और यहाँ पे n-1 का n-1, तो कौन सा ऑप्शन है, v बाई n और n-1। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 कैसे किए फिर समझा दे रहे हैं एक बार। एक लाइन हम ले रहे हैं, बोला गया n सेकेंड पे वेलोसिटी, n सेकेंड पे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, और n सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, v बराबर कितना आया है मेरा an। हमको लास्ट 2 सेकेंड का चाहिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा ये अगर पूरा n समय है, तो यहाँ पे n-2 मतलब अगर n को हम 10 सेकेंड पकड़ेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ कितना सेकंड होगा, तो n-2 मतलब 8 सेकेंड। तो ये है मेरा 8 सेकेंड, ये है मेरा 10 सेकेंड, तो कितना बचा हुआ है, अगर 8 सेकेंड जाएंगे तो लास्ट बचा होगा 2 सेकेंड, और इसके बीच का निकालना है। तो एक यहाँ पे वेलोसिटी मेरे को मिल गया है 10 सेकेंड में कितना है, v बराबर n, और n-2 पे मेरे को कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे n-2 पे मेरे को वेलोसिटी मिल रहा है आपका
-2a। अब दोनों के बीच का एवरेज निकालेंगे तो इतना आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, Vn-1/n। याद रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि ए फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर। एक फुटबॉल को हम एयर में किक कर दिए हैं वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर के डायरेक्शन पे, विथ वेलोसिटी u। कितना वेलोसिटी से किक किए हैं? u वेलोसिटी से। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब एक फुटबॉल है, इसको अगर ऊपर की ओर किक करेंगे तो फुटबॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और जब एकदम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो फिर बॉल यहाँ पे रुकेगा, फिर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे फुटबॉल का स्पीड कितना होगा? तो आप बोलोगे 0 होगा सर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। इजी सवाल था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, वेक्टर से रिलेटेड सवाल है। क्या बोला गया है कि दो वेक्टर है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन इसमें से करेक्ट नहीं है? तो वेक्टर वाला में पढ़े हैं कि वेक्टर वाला आप लोग का एडिशन लॉ को फॉलो करता है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिख सकते हो। आप लोग का वेक्टर जो होता है उसका प्रॉपर्टीज में आप ये भी पढ़े हैं कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को भी आपका सेटिस्फाई करता है, डॉट प्रोडक्ट को भी आपका सेटिस्फाई करता है। यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये भी सही है। आप ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, दोनों बराबर आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है। ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा -b क्रॉस ए। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो हमें पता है ए क्रॉस बी में मिलता है वेक्टर। तो अगर ए क्रॉस बी में जो वेक्टर मिलेगा और बी क्रॉस ए में जो वेक्टर मिलेगा, दोनों का वैल्यू तो बराबर होगा इसलिए बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में होगा इसलिए माइनस। तो ये वाला बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आप याद रखोगे। अगर आप ऐसे लिखते ना कि ए माइनस बी, देखिए जो ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है, डी नंबर, ए माइनस बी नेगेटिव वाले को भी सेटिस्फाई करता है। ए माइनस बी बराबर माइनस बी माइनस ए माइनस बी बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बी प्लस में और ए माइनस में, ये भी बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए कि वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस बॉडी का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा और जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा उसके बीच में एंगल कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर बॉडी मान लीजिए इधर से मूव कर रहा है, इधर से, तो हम अगर इस वस्तु को देखेंगे तो टेंजेंट हमको ऐसे घूम रहा है, मतलब इधर से लेना पड़ेगा। तो ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये है सेंटर। और हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? तो आप बोलोगे टुवार्ड्स सेंटर। किधर होता है? तो आप बोलोगे टुवार्ड्स सेंटर। तो ये सेंटर की और एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन पे। तो बताइए कितना एंगल? तो आप बोलोगे 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी आपको कुछ दिन पहले ही हम बताए हैं, तो याद रखोगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए कि ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन। आपको हम बता चुके हैं कि अगर बहुत ज़्यादा फोर्स कम समय के लिए लगेगा तो जो इम्पल्स होगा वो बराबर होगा डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा लार्ज फोर्स एफ इंटू शॉर्ट टाइम टी, यानी फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। चलिए ये भी याद रखिएगा। और इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट सेम होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। A cell of mass 200 gram is fired by a gun of mass 100 kg। मतलब आप लोग का एक गन में से, गन जिसका वजन कितना है, जिसका मास है 100 किलो, उसमें से एक गोली फायर किया जा रहा है जो 200 ग्राम का है। 200 ग्राम को अगर किलो में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 kg। ग्राम को किलो में चेंज करेंगे तो 0.2 kg। मतलब आपका मान लीजिए कि बुलेट है 0.2 kg का और गन का मास है 100 किलो का, उसको फायर कर रहे हैं। इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द सेल, और जिस सेल को फायर हम कर रहे हैं जो 0.2 किलो का है उसका स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। आपको पता है कि एक गन को, अगर हम ये वाला भी उस दिन पढ़ाए थे आपको, एक गन को में से अगर बुलेट निकलता है तो बुलेट तो आगे जाता है, बुलेट आगे जाएगा तो गन आपका पीछे आता है। तो बुलेट जो आगे जाता है उसका अपना मोमेंटम होता है, हम उसको एम भी बोलते हैं, और गन जो पीछे आता है उसका भी अपना मोमेंटम होता है, दोनों मोमेंटम बराबर होता है। तो मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होता है। तो अगर हम बोलेंगे मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ सेल, यानी आपका बुलेट, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास, तो मास ऑफ गन इनटू
वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे होगा मास ऑफ सेल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेल। हमको किसका वेलोसिटी चाहिए, तो रिक्वायल स्पीड ऑफ गन, गन का चाहिए, मतलब ये चाहिए वीजी, वेलोसिटी ऑफ गन। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ गन बराबर हो जाएगा एम एस, मतलब मास ऑफ सेल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेल बाय मास ऑफ गन। तो ये बताइए मास ऑफ सेल कितना है, तो आप बोलोगे मास ऑफ सेल है सर मेरा 0.2। वेलोसिटी ऑफ सेल कितना है, तो आप बोलोगे 80 है, वेलोसिटी ऑफ सेल मेरा 80 है। और उसके बाद मेरे को बताइए कि मास ऑफ गन कितना है, तो आप बोलोगे 100, मास ऑफ गन मेरा 100 है। 0 पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 कट जाएगा, देखिए 80 में से 2 8 में 16, तो ये हो जाएगा 16/100, 16/100, 16/100, 16/100 का मतलब क्या होता है बोलिए, 16/100। तो 16/100। अब बताइए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड, मतलब मेरा जो वेलोसिटी आ रहा है वो आ रहा है 16/100 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देखिए कि कहीं पर भी 16/100, 100 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो ये आएगा 0.16 मीटर पर सेकंड, नहीं दिया हुआ है। आपका ऑप्शन देखिए, ये चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकंड, लेकिन मेरा आंसर कितना आ रहा है 0.16 मीटर पर सेकंड या 16/100 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे अगर हम इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 100 से। तो 16/100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 से 100 कट जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट का थोड़ा सा खेल किया है यहाँ पे, ये वाला आंसर गलत होगा, ये वाला आंसर सही होगा, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा कॉन्सेप्ट से हम ये बनाए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बंदूक से जब गोली निकलता है तो गोली का मोमेंटम और बंदूक का मोमेंटम बराबर होता है, वहीं से रिकॉइल वेलोसिटी आपको मिलेगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए कि बॉडी मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स। एक बॉडी मूविंग कर रहा है, मतलब चल रहा है, दो फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, F1 और F2। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर ए थर्ड फोर्स F3 गिवन बाय। मतलब एक बॉडी पे पहले दो फोर्स लग रहा था, F1 और F2, जिसमें वो चल रहा था, फिर जब उस बॉडी पे तीसरा फोर्स लग रहा है F3, तो वो बॉडी आपका यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, यूनिफॉर्म का मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है, जब आपका तीसरा फोर्स लग रहा है F3। तो ये F3 कितना होगा आपसे ये पूछा है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। देखिए अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चलेगा तो चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू जीरो होगा, और चेंज इन वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अब बताइए कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो फोर्स क्या होगा, तो उस वस्तु पे लगने वाला फोर्स भी तो जीरो होगा, क्योंकि फोर्स कैसे निकलता है, एम ए। अब अगर ए जीरो है तो जीरो को एम से इंटू करेंगे तो फोर्स भी जीरो होगा। अब बताइए तो कि क्या बोला गया कि उस वस्तु पे पहले दो लग रहा था, लेकिन ऐसा होने के लिए, ये कंडीशन तक पहुंचने के लिए, ये कंडीशन का मतलब कि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के लिए उसके पास तीसरा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो उस पर टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 हो जाएगा जीरो। तो मेरे को निकालना है F3, क्या निकालना है बोलिए, तो मेरे को निकालना F3। तो F3 बराबर हो जाएगा -F1 -F2, -F1 -F2, तो माइनस कॉमन लेंगे तो F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 करिए, ये देखिए F1, ये देखिए F2। अब बताइए आई से ऐड होगा तो 2i और 3i में कितना मिलेगा, तो 2i और 3i में मिलेगा मेरे को 5i, यहाँ पे -5j, यहाँ पे -4j, तो मिल जाएगा -9j। और यहाँ पे आगे में क्या है देखिए, माइनस है, F1 प्लस F2 में मिल रहा है -5i -9j, और आगे में है माइनस, तो माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा -5i प्लस 9j। और ये वाला भी आपको उस दिन बता दिए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब है उस पर जब तीसरा फोर्स लग रहा है तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। चलिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन वहाँ पे लगेगा। अब आप 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, ये भी आपको पढ़ाए हैं, ये सब सवाल आप लोग का आया हुआ है 2025 में, यानी 23 का सवाल आप लोग का रिपीट हुआ है। देखिए 2025 में ये सब बनाए थे हम, ये वाला हुबहू सवाल 2025 में था। इससे पहले जो ये वाला सवाल हम बनाए ना, ये वाला भी आपका 2025 में आया हुआ है, ये वाला
ये वाला फोर्स, क्वेश्चन नंबर 14। और ये वाला सवाल भी आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो दिख रहा है 13 नंबर, ये भी 2025 में आया था। मतलब 23 का सवाल 25 में रिपीट हुआ है, तो 24 का सवाल रिपीट होगा 26 में, और 24 का 2024 का हम आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आप लोगों को क्या किए हैं, तो हम आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवा के दे दिए हैं। आप जाकर के मेरे चैनल से जरूर देखिएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर क्या करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जो आप लोग का है ये वाला, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.2। ये किसका वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब ट्रेन कितना स्पीड से चले, मतलब ट्रेन के पास कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए कि जो उसके सतह में जो बॉक्स रखा हुआ है वो घिसके ना, वो चले ना, वो रेस्ट पे ही रहे। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इजीली हम निकाल देंगे। देखिए हम लोग को पता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, बोलिए। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लगेगा, फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, मैक्सिमम वाले का, म्यू एस इंटू एन, जहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे नॉर्मल फोर्स, यानी ये हो जाएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स होता है एम इंटू जी के बराबर। अब बताइए फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, तो हम रख देंगे एम ए बराबर म्यू एस एम जी, एम से एम कट गया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू जी। अब म्यू एस कितना है, तो आप बोलोगे 0.2, तो म्यू एस है मेरा 0.2, और जी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे जी का वैल्यू लेने बोला, देखिए 10 यानी 9.8 होता है, लेकिन 10 लेने बोला है तो पॉइंट हटेगा, जीरो कट जाएगा, तो आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या है, द वर्क डन बाय ए बॉडी, द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज रिजल्ट इन। अब बताइए कि अगर कहीं पे घर्षण बल है और वहां पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो बॉडी के द्वारा काम करना पड़ेगा मूव करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसके गति को रोकना चाहता है। तो ये बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स अगर उसके मोशन को अपोज करेगा तो वेलोसिटी कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो जो वर्क डन बॉडी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल के विरोध में होता है, उसमें आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर क्या करिए, तो क्वेश्चन नंबर आप 17 को देखिए क्या है, ए बॉडी constrained to move along y-axis in a subjected to a constant force F बराबर -I2J3K न्यूटन। एक बॉडी आप लोग का y एक्सिस में चल रहा है जब उस पर इतना फोर्स लग रहा है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलॉन्ग y एक्सिस। तो y एक्सिस में वस्तु चल रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स लग रहा है तो y के डायरेक्शन पे आप लोग का 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो वर्क डन कितना होगा। तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। जेड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। वाई एक्सिस में हुआ है 4 मीटर, एक्स एक्सिस में 0 होगा, वाई एक्सिस में जेड एक्सिस में 0 होगा। तो चलिए पहले बताइए वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया हुआ है आप लोग का -I2J प्लस 3K, और आप लोगों का दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर वाई एक्सिस में ही हुआ है, तो एक्स एक्सिस में 0 होगा, तो 0 मतलब एक्स में 0, तो 0 आई मतलब आई के आगे में जो है ये 0, ये एक्स को बता रहा है। फिर वाई कितना है, तो 4J, वाई एक्सिस में 4 है, और जेड एक्सिस मतलब के में कितना है, तो 0, तो 0K। अब डॉट कैसे निकालते हैं, तो आई वाले को गुना करते हैं आई से, तो 0 गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। जे वाले गुना करेंगे जे से, तो 2 और 4 में कितना होगा बोलिए, तो आप बोलोगे जे को जे से गुना मतलब 2 और 4 में हो जाएगा आपका 8, और ये फिर देखिए के वाला, तो ये 3 है और ये 0 है, तो 0 हो जाएगा, मतलब आंसर आपका 8 ही आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 8 जूल। क्या किए देखिए, ये लग रहा है फोर्स, ये जो आई के आगे में वैल्यू है कुछ नहीं मतलब 1, मतलब एक्स एक्सिस में आपका 1 न्यूटन लग रहा है, वाई एक्सिस में 2 न्यूटन, और आप लोग का जेड एक्सिस में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन वस्तु का विस्थापन हो रहा है वाई एक्सिस में 4 मीटर, तो वाई एक्सिस में 4 मीटर होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो वाई एक्सिस में फोर्स कितना है, तो आप बोलोगे 2 है, तो 2 4 में 8। यही अगर बोलता कि जेड एक्सिस में होता, ये अगर बोल देता कि फोर्स लग रहा है जेड एक्सिस में, मूव कर रहा है जेड एक्सिस में, और यहाँ पे आप लोग का 4 मीटर जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, तो जेड एक्सिस में मूव करता है, तो जेड एक्सिस में फोर्स कितना है, देखो के मतलब जेड, तो 3 4 में 12 हो जाता, फिर तो यहाँ पे 12 होता, लेकिन यहाँ पे आपको वाई एक्सिस में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। नंबर 18 भी आप लोग का इजी ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये इसको भी ध्यान से नहीं करोगे तो गलती होगा। ए रेन ड्रॉप्स ऑफ मास 1 ग्राम, 1 ग्राम का एक रेन ड्रॉप मतलब एक कोई पानी का बूंद 1 ग्राम है जो गिर रहा है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम
1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक पानी का बूंद जिसका वजन, जिसका मास है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब कितना किलो, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.001 नहीं 0.001, तो आएगा आप लोग का 0.001 kg। ये हो जाएगा आप लोग का मास किसका, रेन ड्रॉप्स का। वो 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिर रहा है और जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उसका स्पीड हो रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। इफ द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप। अब बताइए कि जब पानी गिरेगा तो यहाँ पे एयर रहेगा, तो एयर उस पानी के बूंद को क्या लगाएगा, एयर एक फ्लूइड है और फ्लूइड इसके ऊपर लगाएगा विस्कस फोर्स। तो ये रेजिस्टिव फोर्स मतलब विस्कस फोर्स जो लग रहा है वो बॉडी के स्पीड के प्रोपोर्शनल है। देन द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, तब ये रेजिस्टिव फोर्स कितना काम करेगा। तो यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो क्या बोलता है कि जो टोटल काम होगा, टोटल काम ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज कैसे निकलेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताइए इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल में तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लोग का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, तो वो भी लिख देते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल, फाइनल का मतलब हाफ एम वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखिए यू मतलब इनिशियल, तो ये जीरो होगा तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, और जीरो को अगर माइनस करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर ही बचेगा। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप लोग का हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमको निकालना टोटल वर्क। अब बताइए कि जब एक पानी का बूंद गिरेगा तो इस पे दो काम होगा, बताइए कैसे। एक तो ये एयर, और ये एयर इसके ऊपर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर फोर्स, तो ग्रेविटी लगाएगा नीचे की ओर। तो एक तो काम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और एक काम होगा आप लोग का रेजिस्टिव फोर्स। तो टोटल काम यहाँ पे कितना है, तो आप बोलोगे टोटल जो वर्क है मेरा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे हम, तो मेरा टोटल वर्क इसके ऊपर लिख रहा है, देखिए टोटल वर्क है वो मेरा है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव, और ये बराबर किसका होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम भी स्क्वायर। अब देखिए हमको रेजिस्टिव वर्क डन चाहिए, यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा बोलिए, तो हम ऊपर लिख रहे हैं, फिर से यहाँ लिख रहे हैं। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा। अब चलो बिठाते हैं, हाफ का हाफ, एम कितना है बोलिए, तो आप बोलोगे एम दिया हुआ है 0.001, 1 ग्राम का मतलब 0.001, यही तो है 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब 0.001 kg। और भी स्क्वायर वेलोसिटी है 50, तो 50 का स्क्वायर, 50 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, माइनस माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता था, बोलोगे एम जी एच, कितना होता बोलिए वर्क डन, तो आप बोलोगे एम जी एच, एम जी एच, तो बोलिए एम कितना है, तो फिर बोलोगे आप यहाँ पे एम कितना है बोलिए, तो आप बोलोगे एम है मेरा 0.001, जी कितना है तो इंटू करना पड़ेगा, जी है 10, और एच कितना है तो हाइट है 1 किलोमीटर, और मीटर में कितना होगा तो बोलोगे आप 1000, तो ये हो जाएगा 1000। तो देखिए पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्या है और ये 3 जीरो तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और 10। तो आपको 10 माइनस करना है, कहाँ से 10 माइनस करना है, तो इस वाले टर्म से 1/2 0.001 इंटू 50 का स्क्वायर में से हमको सिर्फ माइनस करना पड़ेगा 10 एम जी एच। तो देखिए अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो जो मेरा वर्क डन आएगा रेजिस्टिव फोर्स के वजह से वो आएगा 1/2 0.001, यहाँ पे क्या था 50 का स्क्वायर, तो क्या हम लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर को 5 इंटू 10 का होल स्क्वायर और माइनस 10 होगा ना। तो देखिए कैसा होगा यहाँ पे 1/2 का 1/2 इंटू 0.001। अब बताइए इंटू 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और 10 का स्क्वायर में कितना जीरो होगा बोलिए, 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। चलिए अब करते हैं यहाँ पे बोलिए पॉइंट को हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे आएगा, पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो नीचे आएगा, 3 में से 2 यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 25, यहाँ पे 25 है देखिए, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे नीचे 10 है, और -10, यहाँ पे होगा -10। तो बताइए ऊपर में आपका 25, नीचे में आपका 20, तो ऊपर में आपका 25, नीचे में आपका 20 -10, इसको करना पड़ेगा फिर आप लोग को। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, तो 5 5 में 25, 5 4 में 20, 4/5, 4/5 का मतलब क्या है बोलिए, 4/5 का मतलब अगर काट देंगे तो 4 1 में मतलब 4 1 में 4 बचेगा आपका 1, तो 0 4 2 में 8, तो 1.25 माइनस 10, यानी आप लोग का आ जाएगा -8
-8.75। तो ये इतना जूल काम करना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन है? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है, ऑप्शन नंबर 3 यानी 8.75। कैसे किए? बहुत सिंपल। टोटल वर्क किसके बराबर? तो टोटल वर्क एक ग्रेविटी के वजह से और एक एयर रेजिस्टेंस जो लगाएगा उसके वजह से काम होगा। ये किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? हाफ mv²। अब हमको ये निकालना है, तो इसको लेके जाके इधर माइनस करेंगे। इसका WG का मतलब क्या है? mgh। m दिया है 0.001, g दिया है 10, h मतलब 1 किलोमीटर दिया हुआ हाइट, तो ये 1000 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो आएगा जो काट देगा, तो बचेगा 10। मतलब 10 को जाके माइनस करना है हाफ mv² में, तो आंसर आपका निकल के आएगा 8.75 जूल। माइनस में होगा यहाँ पे, और माइनस में होगा यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए 4 -8.75 जूल। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या है। द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट इफ जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो किसी वाटर पंप का पावर है 2 किलोवाट का। अब हमको अमाउंट निकालना है कि अगर उसका पावर है 2 किलोवाट, तो 1 मिनट में जितना पानी उठेगा 10 मीटर के हाइट तक, 10 मीटर के हाइट तक 1 मिनट में ये वाला पंप जिसका पावर है 2 किलोवाट, वो कितने अमाउंट का वाटर उठा सकता है? कितना अमाउंट का वो निकाल सकता है? अमाउंट मतलब मास उस निकालना होगा हमको। देखिए तो कैसे निकालेंगे बोलिए। हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है W/T। अब जो वर्क डन होगा उठाना है तो ग्रेविटी के ये में होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बोले क्या होता है? mgh, तो नीचे होगा T। हमको मास निकालना है। हमको क्या निकालना बोलिए? मास। वही तो कि कितना मास उठेगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? तो आप बोलोगे m बराबर हो जाएगा, टाइम नीचे है तो इंटू होगा, तो पावर इंटू टाइम बटा g इंटू h। अब पावर है 2 किलोवाट, किलो का मतलब 1000 से गुना करना है, तो 2 को 1000 से गुना करेंगे तो 2000, तो 2000 वाट। टाइम दिया है आपका 1 मिनट, मिनट का मतलब 60 सेकेंड, सेकेंड में चेंज करना है तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। जी का वैल्यू 10, एच हाइट कितना बोला है? तो 10 मीटर। अब काट दीजिए, 10 ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 0। अब यहाँ पे 200 और यहाँ पे 6, तो 200 और 6, तो 2 और 6 में 12 मतलब 1200। तो आपका आ जाएगा मास कितना आएगा बोलिए? 1200। और मास का यूनिट केजी होता है। अब 1 केजी इक्विवेलेंट होगा 1 लीटर का, तो 1200 केजी किसके इक्विवेलेंट? तो आप बोलोगे 1200 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, 1200 लीटर। कुछ भी नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला आप बिठाए हैं, P बराबर W/T, W बराबर mgh, m का फॉर्मूला PT/gh, वहीं से निकल जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी का। तो इसका डायरेक्शन किधर होता है? तो मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी इस प्रकार से मूव कर रहा है इस एक्सिस में, ये मान लीजिए एक्सिस है, तो जिस एक्सिस के अबाउट में वो घूमता है, जिस एक्सिस के अबाउट में वो घूम रहा है, ये मान लीजिए एक्सिस है मेरा, ये वाला, ये मेरा एक्सिस है, तो जिस एक्सिस के अबाउट में वो घूम रहा है उसी एक्सिस में आप लोगों का डायरेक्शन क्या होता है? तो लेना पड़ता है किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। हम आपको थोड़ा सा फिगर में समझा रहे हैं, देखिएगा कि कैसे लेना होता है डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का, तो इजीली आप ले पाओगे। कैसे लेना होता है? तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक्सिस है और इसके अबाउट में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इधर से मान लीजिए ऐसा करके ये घूम रहा है, तो अगर इधर से घूमेगा तो आपका जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और अगर इधर से घूमेगा तो नीचे की ओर। लेकिन डायरेक्शन आप लोग का इस एक्सिस के अबाउट में ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस पे वो रोटेट करेगा उसी एक्सिस के अबाउट में आप लोग का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए कि व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिमेन। आपको पता ना चाहिए, टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब कभी भी किसी बॉडी पे टॉर्क लगेगा तो वो बॉडी रोटेट करना चाहेगा, घूमना चाहेगा। तो अगर किसी बॉडी पे टॉर्क नहीं लग रहा है, जीरो के बराबर है, तो उसमें आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है हमेशा। ये पूछा है, रिपीट होने वाला सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए कि एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। मास का एनालॉग क्या होता है रोटेशनल मोशन में? मतलब जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करता है, ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, तो उसमें मास को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बार बताए हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से, फॉर्मूला होता है mr², और इसका यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर। इसी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के इक्विवेलेंट होता है लीनियर मोशन में। टॉर्क का कौन होता है बोलिए? तो बोलो टॉर्क की जगह पे फोर्स होता है।
और आप लोग का एंगुलर मोमेंटम की जगह पे क्या होता है, तो बोलोगे मोमेंटम होता है। ये सब आपको बताए हैं। वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद जरूर रखिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। ये भी एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्या बोला गया है, द पीरियड ऑफ मून्स, चांद का जो समय है घूमने का, तो पढ़ दे रहे पहले, द पीरियड्स ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज। मतलब जो चांद हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो लगभग 29 दिनों में लगा देता है। इफ मून्स मास वेर टू फोल्ड इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अगर अगर आपका मून्स का मास को डबल कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, एंड ऑल द अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज, बाकी किसी को चेंज ना किया जाए, सिर्फ मास डबल किया जाए, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड बी, तो उसके समय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने केपलर का नियम पढ़ा है कि जो भी प्लानेट होता है या फिर कोई भी चीज़ जो घूमता है उसका जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब, यानी रेडियस या सेमी मेजर एक्सिस। मतलब टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए ये अर्थ है तो अर्थ से मेरा मून कितना डिस्टेंस दूरी पे है, इस पे डिपेंड करता है, ना कि इसके मास पे। तो मास बढ़ाए चाहे घटाए उसके टाइम पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 29 दिन का ही समय लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्या बोला गया कि टू स्पेयर्स ऑफ मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। मतलब दो स्पेयर है इस प्रकार से, एक ये वाला और एक ये वाला, एक का मास है स्मॉल m, एक का मास है कैपिटल M। इन लोग के बीच में क्या है, तो आप बोलोगे इन लोग के बीच में एयर है। और इन लोग के बीच में कितना ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था, आप बोलोगे कैपिटल F का। The space around the mass in now filled with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will now be। मतलब अब अगर एयर, इस दोनों मास के बीच में एयर है, इस एयर को हटा करके यहाँ पे अगर एक कोई लिक्विड भर दिया जाए, मतलब पहले दो वस्तुओं के बीच में हवा था, अब अगर दोनों वस्तु के बीच में अगर हम पानी या कुछ लिक्विड रख देंगे, तो पहले अगर ग्रेविटी F लग रहा था तो लिक्विड रखने के बाद कितना लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास पे m1 m2, और ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है उसके स्क्वायर ऑफ रेडियस पे। इसका मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, उसके बीच में आने वाले मीडियम पे नहीं। तो चाहे एयर हो चाहे कोई भी लिक्विड हो, फोर्स अगर पहले F लग रहा था तो बाद में भी F ही लगेगा। यानी ये भी एक कॉन्सेप्चुअल सवाल था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसको कोई भी सही नहीं करिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका F हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए कि इफ ME इज द मास ऑफ अर्थ, मतलब ये मेरा मास का अर्थ है, एंड RE इज द रेडियस, और रेडियस कितना है RE है, तो रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G, तो स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे आप बताइए कि हमसे अनुपात पूछा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है GME बाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलिए, GME बाई आर स्क्वायर, और कैपिटल G रख दीजिए, काट दीजिए, ये काट देंगे तो आंसर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे ME मतलब मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो M/RE का स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 2 है सर, M/RE का स्क्वायर। तो G को अगर स्मॉल g को अगर कैपिटल G से डिवाइड करेंगे तो मास बटा रेडियस का स्क्वायर, इन दोनों का अनुपात होगा। यहाँ इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्या बोला गया, इजी सवाल पढ़ाते हुए बताए थे कि शियर मॉडुलस को और किस नाम से जाना जाता है। तो शियर मॉडुलस का एक और नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस का एक और नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे शियरिंग स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला होता है शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, हमें पता है कि अगर एक वायर को हम खींचते जाएं तो एक समय के बाद ये टूट जाएगा। तो जिस फोर्स पे ये टूटेगा, जिस स्ट्रेस पे टूटेगा, हम उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग मटेरियल पे। अगर तार मान लीजिए लोहा का है तो उसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट अलग होगा, अगर मान लीजिए तार आपका एल्यूमिनियम का है तो उसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट अलग होगा। तो अलग अलग मटेरियल होगा तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस भी अलग अलग होगा, यानी वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे, नॉट शेप, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्या है कि ए मैन इज सिटिंग इन ए बोट विच इज फ्लोटिंग इन ए पॉन्ड, एक आदमी आप लोग का बोट पे आप लोग का बैठा हुआ है और वो आप लोग का तैर रहा है एक बांध पे। इफ द मैन
ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, अगर कोई वो आदमी अगर कुछ पानी उस तालाब से पी लेता है, द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, क्या वाटर का लेवल क्या होगा उस तालाब में, क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, रिमेन्स अनचेंज? तो सही आंसर रिमेन अनचेंज है। अगर आदमी पानी पीता भी है तो उसका लेवल कम नहीं होगा एक तालाब में। चलिए, ये तो इतना अजीब सवाल पूछा था और क्या ही बोले आपको। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोला गया है कि आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रिच्ड। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? वह वेलोसिटी जब आप लोग का वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब आपका है कांस्टेंट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? आप बोलोगे कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये क्या मतलब है आप समझा रहे हैं, देखिए क्या है। तो आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग थ्रू ए विस्कस लिक्विड। मान लीजिए एक लिक्विड है, इसमें कोई लिक्विड है, विस्कस लिक्विड, इसमें कोई बॉडी गिर रहा है। तो पहले जब गिरेगा तो ग्रेविटी देखो उसको नीचे खींचेगा और बियोनेंट फोर्स ऊपर लगेगा, बियोनेंट फोर्स, उत्प्लावक बल। पहले बॉडी एक चेंज इन वेलोसिटी से गिरेगा, फिर धीरे धीरे इसको बियोनेंट फोर्स ऊपर क्यों धकेलता रहेगा, तो एक समय बाद ये जो पत्थर है, ये पत्थर एकदम कांस्टेंट गिरेगा, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब बताइए कि अगर बॉडी आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन जीरो होगा सर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, जीरो। टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाने के बाद उस वस्तु का जो गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, और वस्तु किसी फ्लूइड के अंदर में कांस्टेंट वेलोसिटी से ही गिरता है, यानी जीरो एक्सेलरेशन के साथ गिरता है। उस वस्तु के गिरते गिरते समय उस वस्तु के वेलोसिटी पे चेंज नहीं होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्या है। यहां से आप एक नियम के बारे में भी जान जाओगे। देखिए, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस डी थीटा बाई डी टी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। दिस स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया है कि अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये मेरा सराउंडिंग है, ये बॉडी है और ये सराउंडिंग है। हम मान लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर है T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2। अब देखिए अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। तो ये जो बॉडी से हीट अब निकलेगा, हीट जो लॉस होगा, इसका अपना रेट होगा। तो कितना मतलब हीट जो लॉस होगा, इस हीट लॉस का जो रेट होगा, दर होगा, कितना समय में कितना हीट लॉस हुआ, ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट का लॉस होगा। हम लोग फर्स्ट लॉ में भी ये पढ़े हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट लॉस होगा। तो यहाँ पे ये जो बताया गया कि रेट, जिस रेट से हीट लॉस होगा उसको हम बोलते हैं डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पे थीटा नहीं डी क्यू होना चाहिए, क्यू भी लिखता है बहुत कोई, डी क्यू बाई डी टी, जहाँ पे क्यू का मतलब हीट है, चेंज इन हीट बाई चेंज इन टाइम। माइनस इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लॉस हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट का लॉस होगा। ये किसने बताया है? तो यही नियम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठंडा होने का नियम। जितना हीट लॉस होगा वो ठंडा होगा। तो जो हीट लॉस होने का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ये कौन बताया है? तो आप बोलोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यही है न्यूटन्स लॉ। जीरोथ लॉ तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड है आप लोग का? थर्मोडायनेमिक्स का। तो आप बोलोगे स्पॉन्टेनिटी। चलिए, इसके बाद 31, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, नया नया चीज आप लोग के लिए, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन। विंस का जो डिस्प्लेसमेंट का नियम है ये बोलता है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी हो, ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन निकलेगा, जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन एक प्रकार, रेडिएशन किसके फॉर्म में होता है? तो वेव के फॉर्म में। तो इस रेडिएशन का जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। मतलब विंस का डिस्प्लेसमेंट नियम ऑप्शन नंबर 4, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। इस पे आप लोग का दिया गया है कि किसी ब्लैक बॉडी से इमिटेड रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ये है आप लोग का विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये वाला स्टेटमेंट जो हम लिखे हैं। कभी कभी ये स्टेटमेंट भी पूछ लेता है आप लोग को, तो याद रख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पीवी ग्राफ। मतलब एक पी मतलब प्रेशर लिया गया, देखिए वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में लिया गया वॉल्यूम, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो आपको बताना है कि ये कैसा ग्राफ है। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे तो 0 0, मतलब जब आपका वॉल्यूम 0 उस समय प्रेशर भी 0। अब देखिए यहाँ से अगर हम इधर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
जीरो के बाद 1, फिर वॉल्यूम 2। लेकिन देखिए वॉल्यूम अगर यहाँ भी चले गए तो प्रेशर अभी भी उतना ही है, यही वाला लाइन सेम, तो प्रेशर उतना ही है। देखिए प्रेशर अभी भी उतना है। आप और आगे बढ़ो, फिर प्रेशर उतना ही है। आप और आगे जाओगे तो प्रेशर नहीं बदल रहा है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको? ये ग्राफ आपको बता रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा है ये आपका नियम? तो आप बोलोगे आइसोबारिक। ये आप लोग का आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आप लोग का हीट कांस्टेंट होगा तो चेंज इन हीट आप लोग का जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम। अब ये जो 4 प्रोसेस है, इस 4 प्रोसेस से एक सवाल आप लोग को हर बार पूछता है, तो चारों प्रोसेस को जरूर याद रखिएगा। बहुत अच्छे से ये सब आपको एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं, पढ़ाए हैं। तो चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 33 मेयर्स फॉर्मूला। देखिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सवाल। मेयर्स फॉर्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी ऑफ ए गैस इज गिवन बाय। तो मेयर्स फॉर्मूला आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 होता है, सीपी माइनस सीपी बाय इक्वल्स टू आर, जहां पे आर का मतलब क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट वैल्यू होता है 8.314, और एसआई मात्रा क्या होता है? जूल पर केल्विन पर मोल। तो आर का वैल्यू भी कभी कभी पूछ लेता है, याद रख लीजिएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। बॉयल्स का नियम किसके आधार पे दिया गया है? एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। तो बॉयल्स का लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स का नियम का स्टेटमेंट ही है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के साथ, यानी ये कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस पे दिया गया है। चार्ल्स का लॉ भी पूछता है आपको और अवोगाड्रोस का लॉ भी पूछता है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बढ़िया सवाल क्या पूछा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सवाल क्या है देखिएगा, है द वॉल्यूम ऑफ ए वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द अनदर वेसल वी। क्या बोला गया कि 2 कटोरा है, मान लीजिए ये वाला, इसको हम वेसल ए मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं वेसल बी। वेसल ए का जो वॉल्यूम है इसको अगर हम वी ए मानेंगे और अगर इसका वेसल को हम वी बी मानेंगे तो क्या बोला गया देखिए। तो बोलता है द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल बी। मतलब अगर एक वेसल ए एक वेसल बी, इसका वॉल्यूम वी ए इसका वॉल्यूम वी बी, तो क्वेश्चन बोलता है कि ए का वॉल्यूम दोगुना होगा बी वाले से, मतलब वी ए बराबर होगा 2VB। वी ए किसके बराबर होगा? 2VB, 2VB के बराबर होगा। उसके बाद और दोनों में सेम गैस भरा हुआ है, इसमें भी जो गैस है इसमें भी वही गैस है, लेकिन इसका आयतन बी का आयतन का दोगुना कौन है? तो आप बोलोगे ए वाला है। उसके बाद बोलता है कि इफ द गैस इन ए, अगर जो गैस ए में भरा हुआ है एट ट्वाइस द टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर को भी दोगुना कर दिया जाए, एंड ट्वाइस द प्रेशर इन कंपैरिजन टू द गैस इन बी। मतलब अगर गैस का टेम्परेचर मान लीजिए टीबी है और गैस का प्रेशर अगर पीबी है, तो इसका दोगुना है। मतलब ए का टेम्परेचर कितना हो जाए तो दोगुना कर दिया जाए। मान लीजिए ए का टेम्परेचर कर दिया जाए आपका दोगुना, मतलब इसका जो टेम्परेचर है टी ए, ये बराबर होगा 2 इंटू टी बी। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका दोगुना टेम्परेचर यहाँ पे है। यहाँ पे जो प्रेशर है पी ए बराबर है 2 इंटू पी बी, यहाँ के प्रेशर का दोगुना है। मतलब कुछ भी याद नहीं, आप सिंपल में ये याद रखिए कि जो वेसल ए है और वेसल बी है, हम मान लेते हैं वेसल ए का वॉल्यूम वी ए, इसका प्रेशर मान लेते हैं पी ए और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी ए। इसका हम वॉल्यूम मान लेते हैं वी बी, इसका इसका प्रेशर मान लेते हैं पी बी और इसका टेम्परेचर टी बी। तो क्वेश्चन बोला है कि इसका वॉल्यूम दोगुना है बी वाले से, मतलब वी ए बराबर है 2VB, इसका प्रेशर है दोगुना तो 2PB, 2PB के बराबर है, पीबी का दोगुना है और टेम्परेचर भी दोगुना है तो 2PB। ये आप लोग का ए वेसल में है। तो आपसे पूछा क्या है, देन द रेशियो ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन ए टू दैट बी। तो उन लोगों के बीच में कितना गैस का मॉलिक्यूल का अनुपात क्या होगा? मतलब ए में जो गैस का नंबर है और बी में जो गैस का नंबर होगा उसका अनुपात। अब देखिए नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप बोलोगे मोल कॉन्सेप्ट से। ये बता दिया गया है सिर्फ कि ए में वॉल्यूम और बी में वॉल्यूम जो है, बी में जो वॉल्यूम है उसका दोगुना वॉल्यूम ए में है, बी में जो प्रेशर है उसका दोगुना किस में है? ए में है। बी का टेम्परेचर का दोगुना ए में है। तो ए में और बी में जो आप लोगों का पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स का अनुपात होगा वो आपको निकालना है, यानी मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और मोल कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा हमें यूज करना पड़ेगा आइडियल गैस कांस्टेंट पी भी इक्वल्स टू एन आर टी। पी भी इक्वल्स टू एन आर टी, तो बोलिए एन बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे एन बराबर हो जाएगा पी भी बाई आर टी। एन बराबर क्या होगा? पी भी बाई आर टी। चलिए
अब हमको निकालना है एक बार मोल्स इन ए और एक बार निकालना है मोल्स इन बी। तो अगर ए में मोल निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी ए, वॉल्यूम हो जाएगा पी भी, आर तो आइडियल गैस कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर होगा टी ए। और अगर मेरे को मान लीजिए कि बी में निकालना तो एन बी, तो एन बी कितना होगा, तब बोलोगे एन बी हो जाएगा पी बी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे ए होगा ना, यहाँ पे वी ए। अब अगर मेरे को ए में निकालना है मोल, वेसल ए में, तो वेसल ए में मोल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, एन ए लिखेंगे। तो एन ए किसके बराबर, तो प्रेशर लेना है, तो प्रेशर कितना है पी ए, वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे वी ए, आर आइडियल गैस कांस्टेंट आर तो आर ए होगा, और टेम्परेचर हो जाएगा टी ए, टेम्परेचर होगा टी ए। उसी प्रकार से एन बी में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा पी बी, यहाँ पे वी बी, यहाँ पे आर का आर, और यहाँ पे होगा टी बी। अब दोनों का रेशियो चाहिए तो हम रेशियो निकाल देते हैं, एन ए बाई एन बी, हमको तो एन ए बाई एन बी वही तो पूछा है अनुपात, तो हम निकाल लेंगे एन ए बाई एन बी। अब एन ए कैसे होगा, तो आप बोलोगे एन ए हो जाएगा पी ए वी ए बाई आर और टी ए डिवाइडेड बाई पी बी वी बी आर बाई टी बी। अब आर से आर यहाँ पे कटेगा। बताइए पी ए कितना है, तो बोलोगे ए वाला में प्रेशर दोगुना होगा तो टू बी, तो टू पी बी, पी ए बराबर टू पी बी, वी ए बराबर क्या होगा, तो बोलोगे टू वी बी, नीचे कितना आएगा, तो आप बोलोगे टी ए, तो टी ए कितना होगा, तो आप बोलोगे टू टी बी होगा, दोगुना है, सब में बताया गया है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद हमको ये निकालना है आपका, तो ये इसको ऐसे रहने देते हैं, पी बी का पी बी, ये वी बी का वी बी, और ये टी बी का टी बी। अब देखिए पी बी कट जाएगा पी बी से, वी बी कट जाएगा वी बी से, और टी बी कट जाएगा टी बी से, तो ऊपर बचेगा दो, दो में चार, चार, और यहाँ बचेगा आपका दो, तो 4/2 यानी काट देंगे तो 2/1 यानी 2:1 में होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब ए में सब कुछ डबल हो, प्रेशर डबल हो, वॉल्यूम डबल हो, टेम्परेचर डबल हो, वेसल बी के कंपैरिजन में, तो उन लोगों में जो अनुपात होगा मॉलिक्यूल्स का वो भी 2:1 में होगा। मतलब इसमें डबल मॉलिक्यूल होगा, इसमें अगर दो, मतलब इसमें जितना मॉलिक्यूल है बी वाला में उसके दोगुना होगा ए वाला में, यही याद रखना 2/A। तो अगर उन लोग का सब कुछ डबल हो जाए तो ये आंसर होगा आपका 2/1। तो यहाँ पे सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। 2/1 कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं हम, ये वाला इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, पी बी बराबर एन आर टी, नंबर चाहिए तो एन बराबर पी वी बाई आर टी, आर तो कॉन्स्टेंट है, एक बार एन ए निकालेंगे, एक बार एन बी निकालेंगे, फिर बिठाएंगे, डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 2/1। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस टेबल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। देखिए एसएचएम का मतलब ये वाला होता है, ये एक रस्सी है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है। अब एसएचएम का मतलब क्या होता है, एसएचएम मतलब ये ऐसे ऐसे मूव करे, टू एंड फ्रो मोशन। तो बोलता है एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस टेबल होगा एसएचएम के अंदर में। तो देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर बॉल को हम यहाँ ले गए, मान लीजिए पहले यहाँ ले गए और यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से छोड़ेंगे तो एक बार यहाँ जाना, फिर यहाँ से वापस यहाँ आना, मतलब एक बार जाना और एक बार वापस आना, इतना डिस्टेंस टेबल होता है एक टाइम पीरियड टी में, एक बार जाना और फिर वापस आना। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ अगर जाएगा, ध्यान से देखिए कितना हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ए बोलते हैं सर। यहाँ से यहाँ कितना होता था, आप बोलोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए, फिर रिटर्न आएगा, फिर रिटर्न जाएगा, तो एक बार जाने में a प्लस ए 2a, आने में a प्लस ए 2a यानी 4a, तो 4a लगेगा। a का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे सही आंसर 4a होगा। ये आपको बताए भी थे, तो इजी सवाल था। ये सब क्वेश्चन देखिए 2025 में रिपीट हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ देर पहले ही आपको बताए थे, वो होता है डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही वाला, यही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। ये भी आप लोग को पढ़ाए हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये बताइए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे ओमेगा स्क्वायर ए होता है, लिखाए हैं, कॉपी में जाके देखिए आराम से मिलेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे ओमेगा ए। अब इन दोनों का आपको अनुपात चाहिए, तो बताइए ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, ए से ए कटेगा, तो सिर्फ ओमेगा बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा, ओमेगा। तो यहाँ पे रेशियो पूछा था, ठीक है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज, मतलब अगर साउंड आप लोगों का एयर से पानी के अंदर में चला जाए, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जा रहा है, तो क्या चीज़ नहीं बदलेगा? वेवलेंथ, वेलोसिटी, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी। तो ये सब आपको पढ़ा चुके हैं कि साउंड एक प्रकार का वेव है, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेव का फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे सही आंसर 4 नंबर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब देखिए 2023 का लास्ट सवाल क्या था, तो ये था कि ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 5 sin 100 pi t minus 2 pi x, where x and y are in meter and t is in s, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मतलब एक प्रोग्रेसिव वेव है जिसका समीकरण आपको दिया हुआ है, ये वाला आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का फॉर्मूला क्या बताए थे, बताइए। तो वेलोसिटी, कैसा वेलोसिटी निकालना है? मैक्सिमम। तो अभी कुछ देर पहले बताया था आपको इससे पहले वाला सवाल में कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए, मतलब हमको ए निकालना है और ओमेगा निकालना है। तो हमें पता है कि जो प्रोग्रेसिव वेव होता है उसका जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस समीकरण को दिए गए समीकरण के साथ कंपेयर किया जाए तो देखिए y के जगह पे y, तो a के जगह पे क्या है, तो 5, तो हमको मिल गया कि a मेरा कितना है, तो आप बोलोगे a मेरा 5 है सर। ठीक है, साइन के जगह पे देखिए साइन। अब ओमेगा के जगह पे कितना है, तो आप बोलोगे 100 पाई। टी के जगह पे टी, तो मेरे को ओमेगा भी मिल गया, तो ओमेगा कितना मिल गया, तो 100 पाई। अब अगर 100 पाई को 5 से गुना करेंगे तो 500 पाई मीटर पर सेकंड, यही होगा इसका वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा इंटू ए। तो ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा, सिखाए थे, बनाए थे ऐसा वाला सवाल हम लोग, तो ये भी इजी था। इसमें से आप कितना बना पाए हैं अपने से वो आपको पता चल गया होगा। इसी टाइप का सवाल आपका बोर्ड आपसे पूछेगा अपने एग्जाम में। तो अगर आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिएगा। इस चैनल में हम आप लोग को मॉडल सेट, PYQs, चैप्टर वाइज MCQs सारा चीज़ करवाते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने सारी बातें होती है हम उस चैनल में आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये चैनल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक, वीडियो पे एक कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।